सबका स्वागत है नए वीडियो लेक्चर में। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने ययाति पाठ के लॉन्ग आंसर को यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को पूरा कर लिया है। अब उसके आगे है ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन क्या होता है हम इससे पहले वाले पाठ में भी बता चुके हैं। जो नहीं जानते हैं उनके लिए समूह में बातचीत। तो आप पूछेंगे कि समूह में बातचीत से कुछ फायदा होता है, क्या लाभ होता है? तो जी हाँ, लाभ होता है। देखिए, जब आप समूह में बातचीत करते हैं तो आपको पता चलता है अन्य विचारों के बारे में, दूसरों के मतों के बारे में। देखो, होता ये है ना कि हम लोग हर चीज़ के लिए अपना कुछ धारणा बना लेते हैं कि ये चीज़ सही है, फलाना चीज़ गलत है। ठीक है, तो हम लोग जब दूसरे के बात को सुन के हैं तो हम बोल देते हैं नहीं ये गलती है, हम ऐसा नहीं मानते हैं। पर ऐसा हर बार सही नहीं होता है। तो इसीलिए अगर आपके दोस्त हैं, परिवार हैं, गांव में भी, तो भाई लोगों के पास समय ही समय होता है। अगर टाइम है आपके पास तो आप दोस्तों से, मास्टर साहब से, कहीं ट्यूशन जाते हैं तो 4-5 लड़का मिलकर बात कर सकते हैं। और बात किसी मुद्दे पर होनी चाहिए, किसी बात का कोई टॉपिक होना चाहिए। ठीक है, तो आज का टॉपिक है ये वाला, एल्डरली पीपल आर एसेट्स टू आवर नेशन, डू यू एग्री, गिव रीजंस। तो जो उम्र दराज लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, वो हमारे देश के संपत्ति हैं। एसेट मतलब संपत्ति। डू यू एग्री, क्या आप इससे सहमत हैं? गिव रीजंस, कारण दीजिए। तो दो शब्द तुमको मिलेगा हमेशा, थोड़ा हम एक्स्ट्रा जानकारी दे रहे हैं। देखो, एक होता है लायबिलिटी और एक होता है एसेट। ठीक है, दूसरा है लायबिलिटी। एसेट मतलब होता है संपत्ति, और ये लायबिलिटी मतलब दायित्व। ये असल में दोनों बिजनेस का टर्म है। ठीक है, बिजनेस में, व्यवसाय में बहुत इसका प्रयोग होता है। एसेट मतलब जो बिजनेस में कि जो तुम्हारे जेब में आकर पैसा डाले, कोई ऐसा चीज। लायबिलिटी जो तुम्हारे जेब से पैसा लेकर जाए, तुम्हारा खर्च करवाए। जैसे मान लो मोटरसाइकिल है, ठीक है, तुम्हारे पास एक मोटरसाइकिल है, कार है, तो क्या है वो, लायबिलिटी है कि एसेट है? तो वो लायबिलिटी है, वो दायित्व है। कैसे? तुमको लेकर जाना है, उसमें पेट्रोल भरवाओ, फ्यूल यानी ईंधन। अरे भैया ईंधन चाहिए ना, आपको कहीं जाना है, ईंधन चाहिए। आप मुंह से तो फूकने वाले नहीं ना है भैया, ऐसा तो नहीं है। तो इसीलिए ये लायबिलिटी हुआ, ये खर्च हुआ। पर देखते हैं जैसे ही लोगों के पास पैसा आता है, लोग क्या बोलते हैं, हमको हीरो होंडा चाहिए, हमको टाटा का स्कॉर्पियो चाहिए, है ना। तो लोग ये भूल जाते हैं भैया कि वो चीज़ तुम्हारा खर्च करवाएगा पैसा, वो तुम्हारा कुछ हेल्प नहीं करने वाला है, उल्टा तुम्हारा वो जेब से पैसा काटेगा। ठीक है, इतना। तो हम लोग सवाल पर आते हैं। तो जो उम्र दराज लोग हैं वो हमारे देश के संपत्ति हैं। क्या आप इससे सहमत हैं? तो कोई इससे सहमत हो सकता है, कोई नहीं। दोनों के अपने अपने पॉइंट्स हैं। तो ग्रुप डिस्कशन में यही होता है, आप वाद विवाद करते हैं, एक चीज़ पर चर्चा करते हैं, समूह चर्चा हो गया। तो हम इस पर कुछ आपके पक्ष में भी बिंदु बता देते हैं, कुछ विरोध में भी। ठीक है, आप अपने भी मन से सोचिएगा, पता लगाने का प्रयास कीजिएगा। तो देखो, पहला जो है ये आगे फेवर में है, मतलब उनके पक्ष में। क्या? उम्र दराज जो लोग होते हैं उनके पास अधिक अनुभव होता है। सबको पता है उन्होंने जीवन अधिक जिया है, हमसे और आपसे तो बहुत जिया है, अधिक। उनको ये पता होता है कि जीवन में क्या सही है, क्या गलत है, इन अ मोर इफिशियंट वे। देखो, ये तो बात कोई नहीं बोल सकता है कि उम्र से किसी के गुण का पता नहीं लगा सकते हैं। हो सकता है कोई 60 साल का हो और उसको कुछ अभी तक समझ नहीं आया है जीवन के बारे में। पर हम लोग एक नॉर्मल कंडीशन को लेकर चल रहे हैं कि जो उम्र दराज लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, वो अधिक जानते हैं क्या सही है, क्या गलत है।
इन अ मोर इफिशिएंट, इफिशिएंट मतलब होता है कुशल। इसमें उदाहरण ले लीजिए कि मान लीजिए आप भी 10 घंटा काम करते हैं और हम भी 10 घंटा काम करते हैं, ठीक है। मानते हैं हम कि हम 10 घंटा में 1000 रुपये कमा पा रहे हैं और आप 2000 कमा ले रहे हैं, मतलब मेरे से आपका काम डबल इफिशिएंट है, आप दोगुना कुशल हैं मेरे से, है ना। तो उनको ज़्यादा अच्छे से पता होता है। तीसरा, कैन गाइड द फ्यूचर जनरेशन, जो भावी पीढ़ी है, जो आगे की पीढ़ियां हैं, उनको सही रास्ता बता सकते हैं। क्यों? अधिक जिया है, अधिक रुकावटें उन्होंने फेस किए होंगे जीवन में, बाधाएं वो जानते हैं कि कहाँ कहाँ गलतियां होती हैं। आगे बढ़ने के लिए आपको ये नहीं पता होना चाहिए कि क्या क्या सही है, क्योंकि सही तो बहुत चीज़ें है ना, बहुत चीज़ सही है जीवन में, पर क्या गलत हो सकता है उसके बारे में बहुत जानकारी रहनी चाहिए, है ना। क्या क्या हम गलती कर सकते हैं। इसीलिए चाणक्य क्या बोलते थे, चाणक्य बोलते थे कि भैया जो अपने गलतियों से अधिक दूसरों के जो गलतियों से सीखता है वो बहुत आगे जाता है। क्योंकि आपकी जिंदगी छोटी पड़ जाएगी सीखने के लिए अपनी गलतियों से, इसलिए दूसरों की गलतियों से। तो वो जो उम्रदराज लोग हैं वो जानते हैं अधिक। अब जैसे में मानिए आपको देश चलाना है एक, तो उसके लिए आपके पास अनुभव होना चाहिए ना, कि आप कोई 25 साल के आदमी तो बैठा दीजिएगा और बोलिए कि लो देश चलाओ। उसको क्या पता है, अगर उसके पास ज्ञान भी है तो हो सकता है कहीं ऐसा परिस्थिति आए जहाँ पे वो फेल कर जाए, है ना। जैसे में MS धोनी है क्रिकेट में, तो उनके पास ज़्यादा अनुभव है, वो ज़्यादा जानते हैं दबाव में कैसे काम किया जाता है। अब प्रशासन चलाना है आपको, किसी नगर को संभालना है, SP DSP ये कुल पद जितना भी होता है, ये कुल क्यों जो हायर जो लोग होते हैं, उम्रदराज लोग भी होते हैं, उनके पास उनको ही दिए जाते हैं, उनके पास अधिक अनुभव होता है। अ गुड टीचर, एक अच्छे शिक्षक हो सकते हैं, बताएंगे तुम्हारी गलतियाँ, तुम्हारी खूबियाँ, तुमको कहाँ काम करने की ज़रूरत है। फिर से पाथ एग्जिबिटर यानी पथ प्रदर्शक, रास्ता बताएंगे कि इस मार्ग पर चलो तो जल्दी सफलता मिल सकती है, ये मार्ग थोड़ा टेढ़ा है ना। जैसे श्री कृष्ण भगवद गीता में बताते हैं अर्जुन को कि भैया इतना सारा रास्ता है, इसमें से जो भक्ति योग है ये मेरे मुझ तक पहुंचने का सबसे आसान रास्ता है। तो वो श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं, रास्ता ही तो बता रहे हैं, है ना। इसके अगेंस्ट में भी कोई बोल सकता है, अगेंस्ट में क्या बोल सकता है भैया कि कुछ काम नहीं करते हैं। अब मान लो कोई रिटायरमेंट ले लिया है तो घर पे बैठा हुआ है, देश के असल में कुछ काम नहीं आ रहा है, कुछ इकोनॉमी में अर्थव्यवस्था में कुछ अपना योगदान नहीं दे रहा है, उल्टा सरकार से पेंशन ही ले रहा है। तो कोई अगेंस्ट में भी बोल सकता है, आप अपने भी ओर से कुछ बोल सकते हैं आप चाहे तो। एक तरफ से कोई बोल सकता है कि भैया लाइबिलिटी ही है, ये दायित्व हुआ है, अब उनको संभालना है कि नहीं, उनका ज़रा ख्याल रखना है, उनकी बीमार होने की चांस अधिक है, उस पर खर्च होगा, परंतु उनके पक्ष में भी है। दूसरा सवाल है, अब है C.3 यानी कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन क्या होती है, तो कॉम्पोजिशन होता है रचना, लिखना, लेख एक तरफ से। तो सवाल है, राइट अ पैराग्राफ इन अबाउट 100 वर्ड्स ऑन रिलेशन बिटवीन पेरेंट्स एंड सन्स। तो माता पिता और बेटों के बीच के ऊपर आप एक अनुच्छेद लिखिए, एक पैराग्राफ क्या होता है, पहले वाले पाठ में भी बताए हैं कि किसी एक विषय वस्तु पर आप अपना बात लिखते हैं, ठीक है, और वो रुकता नहीं है, कहीं चलते जाता है, प्रवाह होता है उसमें। तो हम पॉइंट बता दे रहे हैं, आप खुद से लिखिएगा, हिंदी में भी लिख लीजिएगा अगर नहीं आता है अंग्रेजी अच्छा से। क्या है कि हमारा मकसद समझना है, ठीक है। तो क्या है, पहला है कि जो माता पिता का जो रिश्ता है और बेटों का रिश्ता है वो कॉन्सिडरेशन एंड काइंडनेस पर निर्भर करता है। एक दूसरे के प्रति कितनी सद्भावना है, कितनी दयालुता है। माता पिता तो यार खुद बहुत दयालु होते हैं। कॉन्सिडरेशन मतलब आप कैसे अपने माता पिता को लेते हैं। लेने का मतलब यहाँ पर यह है कि आप कौन नज़रिए से उनको देखते हैं। दूसरा, पेरेंट्स शुड नॉट बी स्ट्रिक्ट,
माता पिता को कड़ा नहीं होना चाहिए, बहुत कड़ा नहीं। ये नहीं कि इतना नियम डाल दिया, यहाँ मत जाओ, यहाँ मत, ये काम मत करो, ऐसे मत चलो, ऐसे मत खाओ, ये कपड़ा मत पहनो, है ना। दिन भर यहाँ पर मत घूमो। उनको बताने के बजाय सिर्फ ये कि ये मत करो, वो मत करो। अरे भैया ये तो बताओ कि क्या करो अच्छा से। क्यों? इससे हो सकता है उनके अंदर डर आ जाए, वो नया नया चीज़ें ट्राई ही ना करे, एक डर बैठ जाए, मे डेवलप फियर। उसके बाद एक्सरसाइज कंट्रोल बट नॉट टेरर। उनके ऊपर नियंत्रण रहना चाहिए। माता पिता को ये समझना चाहिए कि भैया बच्चा को हद में रखो। बिगड़ना है ना, बोलते हैं जो आम भाषा में बिगड़ना से बचाना है, लेकिन उसको डराना नहीं है। यहाँ पर हम लोग एक बच्चे के भी बारे में बात कर रहे हैं। फिर से जेंटली डिसिप्लिन, धीरे धीरे अनुशासन में लाना। ये नहीं कि एक दिन बैठा दिए, बैठो ऐजा 100 तक पहाड़ा याद करो वरना जाने नहीं देंगे, तो इससे वो सीख तो कुछ नहीं पाएगा, रट भी लेगा लेकिन कुछ सीखेगा नहीं। जब आप बताएं कि पढ़ाई में मज़ा आ सकता है, तो आप पढ़ सकते हैं। जैसे देखते हैं ना खान सर का वीडियो, कितना अच्छा लगता है देखने में। उसके बाद केयरफुल हैंडलिंग, बच्चे जो है और या माता पिता बेटे के जो रिश्ते हैं वो नाजुक होते हैं बहुत, इतना आसान नहीं होता है समझना। तो उनको ध्यान से उनका रख रखाव करना, केयरफुल हैंडलिंग, संभालना उनको कि कौन से रास्ते पर जा रहे हैं, उन पर नज़र बना कर रखना कि कहीं गलत संगति में मत आ जाए। टीचिंग अबाउट रोल मॉडल्स, जो आदर्श हैं उनके बारे में बताना, वरना होगा ये कि भैया जैसे आजकल सब टिकटॉक वाला सब बन जाएगा आपके भगवान, वही सब रोल मॉडल बन जाएगा। उसके बाद क्या होता है देश का हालत, बच्चे उनको फॉलो करेंगे। क्यों? क्योंकि वो देख रहे हैं कि भैया इन्हीं को प्रसिद्धि मिल रही है, तो हम काहे इतना मेहनत करें, हम काहे इतना पढ़ाई करें, उसके बाद नंबर लाएं, अच्छा सफलता पाएं, जब डायरेक्ट सफलता मिल रही है टिकटॉक पे 15 सेकंड का वीडियो बना के। उसके बाद लविंग एंड काइंड, प्यारा संबंध होता है। उसके बाद जो बेटा है उसको भी अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। क्यों? और उनके बातों को ध्यान से सुनना चाहिए, खासकर हम लोगों के उम्र के पिताजी क्या सुझाव देते हैं, क्या बताते हैं जीवन के बारे में, वो अधिक जानते हैं, आपसे अधिक जानते हैं, आपसे और हमसे तो बहुत अधिक जानते हैं। फिर से जो संबंध है माता पिता का, बेटे का, बेटी का भी, वो फिजिकल होता है। फिजिकल यानी शारीरिक, उन्हीं से पैदा लिए हैं हम लोग। सोशल, सामाजिक होता है, हम लोग एक समाज में रह रहे हैं, माता पिता सब, भाई बहन। इमोशनल भी होता है, भावनात्मक होता है ना, कि अगर बेटे को चोट लग जाए तो मम्मी भी पसीज जाती है, मम्मी को भी दुख होता है, पिताजी को भी होता है, पापा को भी होता है कि नहीं। तो ये भी चीज़ है कि जो ये सबसे महत्वपूर्ण नहीं है, फिजिकल भी होता है, इमोशनल भी होता है, सोशल भी होता है, तीनों चीज़ें आ जाती हैं, सामाजिक, शारीरिक और भावनात्मक। यूनिक बॉन्ड, एक अनोखा बंधन होता है, आप कोई परिभाषा नहीं टांग सकते हैं कि ये इसी दायरे में माता पिता बेटे का संबंध होगा, यानी ये चीज़ करना चाहिए, ये चीज़ नहीं होना चाहिए माता पिता के संबंध में, है ना। वैसा नहीं है, माता पिता को एक दोस्त की तरह उसकी बातों को समझना चाहिए, वो क्या कहना चाहता है, डर के माहौल से नहीं, है ना। जैसे बचपन में पिटा जाने पर डर लगता था पापा के सामने जाने से कि पापा कहीं फिर ना पीट दे, हमको भी, है कि नहीं, आपको भी लगता होगा। फिर ये बहुत ज़रूरी है उनको अच्छी आदतें डालना, उनमें क्या सही आदत है ये डालवाना, ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आदतें ही आपको परिभाषित करती हैं। आप क्या हैं ये आपकी आदत देखकर कोई बता सकता है। तो सही आदत, ज़रूरी आदत, देश के लिए जो ज़रूरी है, देश के लिए, समाज के कल्याण के लिए जो भलाई की जो आदत है जिससे समाज का भला हो, वो डालना चाहिए माता पिता को अंदर। और भी बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, आप लिख सकते हैं खुद से भी। अब आते हैं हम लोग, ये जो है तीसरा, टेलीग्राम पर।
टेलीग्राम क्या होता है? मैसेज है, मैसेज मतलब संदेश। टेलीग्राम को अब ऐप आ गया है। अ टेलीग्राम इज अ ब्रीफ मैसेज सेंड बाय टेलीग्राफी इन इमरजेंसी थ्रू पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट। तो टेलीग्राम एक ब्रीफ मतलब संक्षिप्त, छोटा में, बहुत छोटा में एक संक्षिप्त संदेश होता है जिसको टेलीग्राफी के द्वारा इमरजेंसी में, आपातकाल में, मतलब बहुत सीरियस कंडीशन में भेजा जाता है। और इसमें होता यह है कि चूंकि मनी जो है, पैसा, आपके हर शब्द पर, जितना आप शब्द लिखेंगे उतने शब्द पर आपका पैसा लगेगा। मतलब 10 शब्द लिखें तो 10 शब्दों के लिए पैसा लगेगा। अगर 100 लिखें तो 100 के लिए। लेकिन पत्र में ऐसा होता है नहीं, पत्र में ऐसा नहीं होता है। आपको 500 लिखना है 500 लिखिए, 100 लिखना है 100 लिखिए, कुछ नहीं लिखना है तो वो भी चल जाएगा। टेलीग्राम में ऐसा नहीं होता है। टेलीग्राम में आपको शब्दों के आधार पर पैसा लगेगा, क्योंकि भैया जो जो एकदम जरूरी बात है उसी को भेजना है, उल्टा पुल्टा बात नहीं। इन द मैसेज ओनली की वर्ड्स आर रिटेन इन सच अ मैसेज। उस संदेश में सिर्फ जो महत्वपूर्ण बिंदु है, जो केंद्र बिंदु है, जो बात आप बताना चाहते हैं, सिर्फ उसी को लिखिए। इट हैज लिक्विडिटी, सिंप्लिसिटी एंड ब्रेविटी। इसमें ये एकदम साधारण होता है, इसमें प्रवाह भी होता है, ठीक है, और कड़े शब्द भी होते हैं इसमें। इट इज रिटन ऑन अ फॉर्म प्रोवाइडेड बाय द पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट। ये एक फॉर्म पर लिखा जाता है जो कि पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट आपको देता है, आपको मिल जाएगा। अब तो यार इंटरनेट का ज़माना है, अब टेलीग्राम कौन भेजता है? पहले के ज़माने में होता था, आज से 20-30 साल पहले टेलीग्राम 1-2 दिन के अंदर पहुंच जाता है। भाई जल्दी पहुंचाना है मैसेज। आज इंटरनेट कब आया भारत में अच्छी से? 20 साल पहले। उससे पहले तो पत्र के द्वारा ही नहीं तो फ़ोन के द्वारा। आज से 50 साल पहले तो अधिकतर फ़ोन ही था, लैंडलाइन भी बहुत कम था। तो ये फॉर्मेट है। फॉर्मेट मतलब क्या ढंग है लिखने का। जैसे पत्र में क्या होता है, सबसे पहले आप अपना एड्रेस लिखिए, फिर विषय से संबंधित जो सामने वाला का जो पद है उसके बारे में लिखिए। आधिकारिक पत्र है, अनाधिकारिक पत्र है, ऑफिशियल अनऑफिशियल है। फिर से होता है कि बॉडी होता है इसका, कि क्या 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 आप लिखना चाहते हैं। फिर से अपना पद, अपना नाम, वो कुल भी अलग अलग पत्र का अलग अलग फॉर्मेट होता है, कैसे लिखना है। तो ऐसे ही यहाँ पर है, अर्जेंट टेलीग्राम्स 2-3 एक दिन में भेज दिए जाते हैं, जबकि जो साधारण टेलीग्राम है वो 2 से 3 दिन में भेज जाते हैं, ठीक है। उदाहरण है यहाँ पर एक, आपके माताजी मम्मी एकदम गंभीर रूप से बीमार है, पिताजी ऑफिशियल टूर पर है, आधिकारिक टूर पर है, उनको एक टेलीग्राम भेजिए। टेलीग्राम इस कनेक्शन, इस संबंध में भेजिए कि माताजी बीमार है, जल्दी आइए, लिखा गया है। एड्रेसेज नेम, यहाँ पर हम एक बात बताना भुला गया। एड्रेसेज नेम मतलब जिस पर भेजा जा रहा है, जिस पते पर भेजा जा रहा है उसका। मैसेज संदेश है, सेंडर्स नेम जो भेजने वाला है, और सेंडर्स एड्रेस जो भेज रहा है, संदेश वाहक का पता। इसको टेलीग्राफ नहीं किया जाएगा क्योंकि इससे कुछ ज़रा लाभ नहीं है। जितने शब्द आपके बढ़ेंगे उतने पैसा बढ़ेगा, ठीक है। वो आएगा। ये एक उदाहरण है। जैसे में एड्रेसेज नेम क्या है, मिस्टर GS गुप्ता अपने पिताजी को भेजा है, ये एड्रेस है। मदर सीरियस, माताजी बहुत सीरियस है, एकदम गंभीर स्थिति है, कम सुन जल्दी आइए, ये बीमारी हो गई या इस हॉस्पिटल में। सेंडर्स नेम जो भेज रहा है रमेश कुमार, ये एड्रेस नहीं भेजा जाता। एक सवाल है, योर फ्रेंड अमित हैज़ पास्ड NTS एग्जामिनेशन, सेंड अ congratulatory telegram to his parents, do not use more than 10 words to write the message। आपके मित्र है एक अमित, दोस्त है, उसने कोई NTS एग्जाम है, हो सकता है जैसे CDS होता है, NDA, माफ कीजिएगा, CDS नहीं NDA। तो ऐसे ही NTS कौन एग्जाम है, उसने उसको उत्तीर्ण किया है, पास किया है, उसको बधाई संदेश भेजिए। उसके पेरेंट्स को, उसके माता पिता को, ठीक है। 10 शब्दों से अधिक मत प्रयोग कीजिएगा। तो एक हम ये लिख दिए हैं। जैसे देखिए, कॉन्ग्रेचुलेसन अमित फॉर NTS, एंजॉय, मेक एवरीवन प्राउड, बेस्ट विशेष, भैया बधाई हो तुमको NTS के लिए, मजा करो, सबको गौरवान्वित किया तुमने, बेस्ट विशेष मेरे लिए और भविष्य के लिए तुम्हारे मेरे तरफ से तुमको लख बधाइयाँ, ठीक है। दूसरा है
कि आप घर पहुंचने वाले थे 30 सितंबर को, लेकिन अब आप पहुंचेंगे 5 अक्टूबर को। क्यों? क्योंकि आप प्री ऑक्यूपाइड मतलब पहले से ही संलग्न, आप बिजनेस, अगर यहाँ पर बिजनेस का मतलब व्यवसाय नहीं है, आप दूसरे किसी काम में बिजी हैं। तो अपने माता पिता को बोलना है कि भैया आप हॉस्टल से पहुंचने वाले थे 30 सितंबर को घर पे, लेकिन पहुंचेंगे 5 अक्टूबर को। तो आपको टेलीग्राम भेजना है। तो क्या होगा, लिख देंगे ये कि बिजी एट अदर वर्क कमिंग ऑन 5 अक्टूबर। हो गया, इतना हो गया, डोंट वरी, चिंता मत करना, हो गया। तो हम लोगों ने ये भी समाप्त कर दिया। अब अगले वीडियो में हम लोग वर्ड स्टडी पर आएंगे। वर्ड स्टडी पर उसके अगले भाग में ग्रामर और टेंस हम लोग पूरा कर लेंगे। अगर आपको अच्छा लगता है ये चीज़ तो आप बने रहिए हमारे साथ, अन्य भी विषय के वीडियो जाएंगे। आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर कोई मेरे से गलती हो गया होगा उसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं। और ये 3 जो यहाँ पर शब्द थे, ल्यूसिडिटी, सिंप्लिसिटी एंड ब्रेविटी, इसका मतलब हम अगले वाले वीडियो में समझा देंगे, मेरे दिमाग में आ नहीं रहा है अभी, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, खुश रहिए और जय हिंद।